जय हिंद दोस्तों। द फेमस इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था कि कास्ट सिस्टम इज एन यूनिक सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द कास्ट सिस्टम इज एंट्रेंस्ड इन द इंडियन सोसाइटी वेरी डीपली। साथ में उन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम जो है उसका इंपैक्ट हमारे इंडियन सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट पे पड़ता है। अगर इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें, सोशल एस्पेक्ट की बात करें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करें, तो कास्ट सिस्टम का इंपैक्ट सोशल लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे पड़ता है। बट शायद इस बात की रियलाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को कॉलोनाइज करने के ऑब्जेक्टिव से आए थे और उनका ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट शायद उन्हें यह चीज पता नहीं था कि अगर किसी भी कॉलोनी को रूल करना है तो उनके कल्चरल इंट्रिकेसीज को, कल्चरल एस्पेक्ट को अच्छे से जाननी जरूरत है। इसी चीज का एग्जाम्पल देखा क्या द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब द लॉयल ब्रिटिश आर्मी, जिसकी कॉम्पोजिशन में मोर देन 60% इंडियन पर्सन्स थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वही लॉयल इंडियन सिपोइज ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल कर गए? ऐसी कौन सी कल्चरल एस्पेक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दी जिसके कारण उन्हें ह्यूज बैकलैश फेस करना पड़ा? एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई द 1857 revolt is considered to be the first war of independence. My dear friends, हम दो स्पेसिफिक रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे जिसके कारण द लॉयल सिपोइज who played a very important role for strengthening the British administration mutinied, उन्होंने विद्रोह कर दिया। सबसे पहला कारण को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैलेंट बेस्ड ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर लाने की कोशिश की थी। उनका कहना यह था कि इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर कास्ट, किसी भी इंसान का क्या कास्ट है उस बेसिस पे नहीं, बल्कि किसी इंसान के टैलेंट के बेसिस पे हम रिक्रूटमेंट करेंगे। बट दिस हैड a far reaching impact on the Indian society. आइए उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, उस इंसिडेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ के रखिए कि आर्मी में, सिपोइज में वेरियस रैंक्स होते हैं। मान लीजिए कि सूबेदार रैंक की बात करें तो सूबेदार रैंक में एक ब्राह्मण है और ब्रिटिश रूल्स के हिसाब से सूबेदार रैंक में एक टैलेंटेड शूद्र भी है, मींस अनटचेबल कास्ट का भी एक बंदा है जो कि अब सूबेदार रैंक में प्रमोट हो गया है। अब रैंक क्या है? रैंक है सूबेदार। बट उस सूबेदार रैंक में दो इंडिविजुअल्स हैं जिनका कास्ट हायरार्की एक्सट्रीमली डिफरेंट है। एक का की कास्ट हायरार्की ब्राह्मण है और एक की कास्ट हायरार्की शूद्र है। अब ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम के हिसाब से, ट्रेडिशनल कास्ट रूल्स के हिसाब से ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन मेंटेन किया जाता था। कहने का यह मतलब है कि जो इंसान जिस कास्ट में जन्म लिया उसे उसी कास्ट में मरना होगा। अगर कोई इंसान ब्राह्मण जन्म लिया है तो जिंदगी भर उसकी जो ऑक्यूपेशन होगी वो रिलीजियस ओरिएंटेशन पे होगी। जो इंसान क्षत्रिय जन्म लिया है वो इंसान हमेशा युद्ध में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहेगा, और जो इंसान शूद्र में, अनटचेबल्स में जन्म लिया है उसे जिंदगी भर सफाई इत्यादि कामों में उसकी एंगेजमेंट रहेगी। इसे कहा जाता है सोशियोलॉजिकल टर्म्स में स्ट्रिक्ट हायरार्की ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड नो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। मतलब जो इंसान के पास कितनी भी वो टैलेंट एक्वायर कर ले, वो अपने सोशल स्टेटस को हाई नहीं कर सकता है, क्योंकि माना जाता था कि द कास्ट स्टेटस इज एस्क्रिप्टिव इन नेचर
इट इज नॉट अचीव्ड। कहने का मतलब ये कि कास्ट सिस्टम जन्म से आती है और जो इंसान जिस कास्ट में जन्म लेता है वो इंसान को उसी कास्ट में मरना पड़ता है। अब ये जो नई सिस्टम आई रिक्रूटमेंट की, ये सिस्टम डायरेक्टली इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रही थी। क्यों वायलेट कर रही थी? क्योंकि अब एक सेम रैंक पे, एक हायर रैंक पे दो डिफरेंट कास्ट के पीपल को एक साथ रहना था। उनकी सारी एक्टिविटीज एक साथ कोऑर्डिनेट होती। और कास्ट में और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है, दैट इज सोशल सेग्रीगेशन। उनके साथ वो बैठ के खाना नहीं खाते हैं, उनके साथ बैठ के लोग बातचीत नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बट ब्रिटिश के इस पॉलिसीज के कारण अब ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, जिसके कारण स्पेशली द अपर कास्ट ऑफ द इंडियन सिपोइज के अंदर ह्यूज एंटीपैथी एंड डिसअफेक्शन आ गई। क्योंकि अब हमारा जो ट्रेडिशनल एक ऑटोनोमी था, एक ट्रेडिशनल पोजीशन था सोशल में, वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी और हमें हमारी जो सोशल सेग्रीगेशन हम मेंटेन करते थे वो चीजों पे बाधा आ जाएगी। सो सबसे पहली इशू यही थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो इशू था वो था द एनलिस्टमेंट ऑर्डर ऑफ 1856। माय डियर फ्रेंड्स, इस ऑर्डर के अंदर यह चीज स्पेसिफिकली मेंशन थी कि जब भी ऐसी कोई जरूरत पड़े तो इंडियन सिपोइस को ओवरसीज जाकर भी सर्व करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कुछ ऐसी आपातकालीन सिचुएशन जनरेट हो जाए तो इंडियन सिपोइस को इंडियन टेरिटरी को छोड़कर किसी और देश में जाकर नौकरी करनी पड़ सकती है, युद्ध लड़ना पड़ सकता है। अब ये जो एक ऑर्डर आया था, दिस ऑर्डर वाज कंसीडर्ड टू बी डायरेक्ट वायोलेशन ऑफ द कास्ट रूल्स। आइए समझते हैं कैसे। बौधायन मनुस्मृति के हिसाब से यह चीज स्पेसिफिकली मेंशन है कि जब कोई भी इंसान अपने टेरिटरीज को छोड़कर, अपने जन्मभूमि को छोड़कर समुद्र को क्रॉस करके किसी और टेरिटरीज में जाते हैं तो उनकी कास्ट पॉल्यूट हो जाती है। यह माना जाता था ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों माना जाता था। माय डियर फ्रेंड्स, यह कहा जाता था कि जब ब्राह्मण अपने टेरिटरीज में है तो वो रेगुलरली अपने रिलीजियस राइट्स को फॉलो करते हैं। दिनचर्या में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसे वो रेगुलरली फॉलो करते हैं। बट जब कोई इंसान अपने टेरिटरीज को छोड़कर किसी और जमीन में जाता है तो सबसे पहली चीजें हैं उसका जो वो डेली एक्टिविटीज है, डेली रिचुअल्स है, वो चीज में डिवियंस आ जाती है, अलगाव आ जाता है और वो रिलीजियसली उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। सेकेंड एस्पेक्ट आती है कल्चरल एंड सोशल कॉन्टैक्ट। कहा जाता है कि जब एक लोग, एक इंसान, एक ब्राह्मण अपने टेरिटरीज को छोड़कर किसी और टेरिटरी स्पेशली वेस्ट की ओर जाता है तो उसकी कांटेक्ट अनकल्चर्ड लोअर कास्ट से होती है। और कास्ट सिस्टम में प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और यह कहा जाता है कि जब भी एक हायर कास्ट लोग लोअर कास्ट के कांटेक्ट में आते हैं वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं। अब ये दो एस्पेक्ट द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम्स के जो रिसेंट एनलिस्टमेंट ऑर्डर आई थी उसके साथ डायरेक्ट वायोलेशन में थी, जिसके कारण इंडियन सिपोइस, स्पेशली जो हायर कास्ट सिपोइस थे, उनके मन में ये फीलिंग आ गई कि द ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू डायरेक्टली इंपैक्ट देयर ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम, डायरेक्टली ट्राइंग टू पॉल्यूट देम। एंड जब भी बात किसी भी इंसान के कल्चर पे आती है, जब भी बात किसी भी इंसान के इंट्रिंसिक वैल्यूज पे आती है, तो फिर पेरिफेरल वैल्यूज जो कि सर्विंग द मिलिट्री हो गया, वो चीजें फीकी पड़ जाती है। और कास्ट के यही दो फैक्टर्स के कारण अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिपोइज ने फाइनली 1857 में रिवोल्ट कर गया था। I hope the caste impact of the social structure, how the caste awareness led to the revolt of 1857, साथ में
बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स भी हैं जिसको हम फर्दर वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे, बट आज हमारा जो सेगमेंट था वो था कि द रोल ऑफ कास्ट अवेयरनेस विच लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। बट आपके मन में एक क्वेश्चन आ रही होगी कि इसका मतलब क्या ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम जिसके कारण रिवोल्ट हुआ वो सही था? माय डियर फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम थी, स्पेशली जो ब्रिटिशर्स के समय का जो इंडियन कास्ट सिस्टम था, वो हाईली एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर था। बट क्योंकि वो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा था, इसलिए लोगों के अंदर उस कल्चरल सिस्टम को, उस सोशल एस्पेक्ट के प्रति एक अध्यरेंस था, एक रिस्पेक्टिबिलिटी डेवलप हो गई थी कि बिकॉज दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशन इज बीइंग कैरिड ऑन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज और हमें इसे फॉलो करना होगा। सो कहने का यह मतलब है कि दो द कास्ट सिस्टम वाज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर, बट दैट वाज entrenched in the minds of every Indian individual, especially belonging to the higher caste. कास्ट अवेयरनेस, कास्ट की फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी लोगों के अंदर कि वो इस चीज को समझ ही नहीं पाते थे कि उसके एक्सप्लॉयटेटिव एस्पेक्ट क्या है, जिसके कारण ब्रिटिशर्स जब आए, एक एक्सटर्नल फोर्स आके इंडियन ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें 1857 के रिवोल्ट के रूप में एक बैकलैश, एक मैनिफेस्टेशन फेस करना पड़ता है। सो आई होप द टुडेस concept of the caste implication on the revolt of 1857 is clear to you. Please take care of yourself, my dear friends. Jai Hind, Jai Bharat.